आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई डीपीएस हल्द्वानी लामाचौड़ से आज आपके लिए कक्षा 9th का कृतिका जो आपकी बुक है उसका पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये पाठ है रीढ़ की हड्डी, इसके जो लेखक हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने ये एकांकी बहुत सुंदर तरीके से लिखी है और इसमें बहुत सारे ऐसे पात्र हैं इस एकांकी के जिनके माध्यम से ये एकांकी लिखी गई है। तो बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर जी ने ये जो एकांकी लिखी है, इसको लिखने का जो मुख्य उनका कारण है वो है हमारे देश में विवाह को लेकर कुछ सामाजिक बुराइयां, यानी कि किस तरह लड़कियों को गाय बकरी की तरह समझकर उनका विवाह कहीं भी कर दिया जाता है, वही इस एकांकी की मुख्य समस्या है। विवाह और वैवाहिक जीवन ही इस एकांकी की मुख्य समस्या है कि कैसे हम लड़कियों को बिना सोचे समझे कहीं भी उनकी शादी कर दी जाती है। तो किस तरह एक सामाजिक रूढ़िवादिता, जो समाज में हमारी रूढ़िवादिता है, उसी पर आधारित ये एकांकी है। तो इस एकांकी को जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। इस एकांकी में कुछ पात्र आपको मिलेंगे और ये बहुत ही मनोरंजन, आपको इसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी बुक में पढ़िएगा और हो सकेगा तो आप अपने घर में अलग अलग पात्रों के माध्यम से अलग अलग पात्र बनाकर भी इस पाठ को पढ़ सकते हैं। इससे आपको इस एकांकी को पढ़ने में और अच्छा लगेगा। तो बच्चों, इस एकांकी के कुछ पात्र हैं। इस एकांकी में आपको जो पात्र मिलेंगे वो हैं, पहला आपको मिलेगा उमा। उमा जो है वो लड़की है इसमें, जिसकी शादी की बात इसमें की जा रही है। राम स्वरूप लड़की के पिता हैं, यानी कि उमा के पिता जो है वो राम स्वरूप हैं। प्रेमा लड़की की माँ, यानी कि उमा की जो माँ है वो लड़की की माँ प्रेमा है। शंकर लड़का है जिससे उमा का विवाह की बात की जा रही है। और गोपाल प्रसाद लड़के के पिता, यानी कि लड़के के जो पिता हैं वो गोपाल प्रसाद हैं। रतन नौकर है, रतन उमा के घर में नौकर है। तो इस तरह इन पात्रों के माध्यम से आप इस एकांकी को पढ़ेंगे, आपको ये एकांकी पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे समाज में विवाह से संबंधित जो बुराइयां हैं, किस तरह लड़कियों को जबरदस्ती कहीं भी शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है, वो इसमें उसी रूढ़िवादिता पर ये एकांकी लिखी गई है। तो मैं इसको आपको इस पाठ का सारांश विस्तार से समझाऊंगी। तो चलते हैं, इस एकांकी को पढ़ना शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। रीढ़ की हड्डी एकांकी का सारांश। रीढ़ की हड्डी प्रस्तुत एकांकी श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है। यह एकांकी लड़की उमा के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। जैसे कि मैंने आपको पात्रों के बारे में बताया, इसमें कुल 6 पात्र हैं। उमा लड़की, रामस्वरूप लड़की के पिता, प्रेमा लड़की की माँ, शंकर लड़का, गोपाल प्रसाद लड़के का पिता, रतन नौकर। तो शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं, यानी कि उमा लड़की है जिसको देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं आज उनके घर में। रामस्वरूप और उनका नौकर रतन कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। रामस्वरूप पिता उनके और उनका जो नौकर रतन है वो अपने जब घर में कोई मेहमान आता है तो कमरे को सजाते हैं, वह भी साज सज्जा में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया जा रहा है। इतने में ही वहाँ प्रेमा आती है, यानी कि प्रेमा उमा की जो माँ है वो आती हैं। उस पर कहती हैं कि तुम्हारी बेटी तो मुँह फुलाए पड़ी हुई है। कहते हैं कि तुम्हारी बेटी मुँह फुलाए। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है। जैसे तैसे वे लोग मान गए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार चली जाए तो मुझे दोष मत देना। ऐसे उनके पिता कहते हैं कि जैसे तैसे तुम लड़की को तैयार करो, क्योंकि लड़के वाले बड़े मुश्किल से हाँ किया है। तब प्रेमा कहती हैं, तुमने ही उसको पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा लिया है। मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने लाकर रख दिया है, पर वह इन सब चीज़ों से नफरत करती है।
रामस्वरूप कहते हैं, न जाने इसका दिमाग कैसा है। उमा बीए तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप लड़के वालों को 10वीं पास तक ही पढ़ी बताते हैं। उमा बीए पढ़ी है, लेकिन फिर भी उसके पिता उसको 10वीं पास ही बताते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी बताऊंगा तो शायद वो विवाह के लिए मना कर देंगे, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है। रामस्वरूप ने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेज दिया है। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि इस तरह उमा इस शादी को नहीं करना चाहती है, लेकिन उनके पिता झूठ बोलकर उसको 10वीं पास बताकर ज़बरदस्ती ये शादी उमा की कराना चाहते हैं। कोई घर की ओर आ रहा है। रतन बाहर जाता है और देखता है कि कोई घर की ओर आ रहा है। वह मालिक को बताता है कि थोड़ी देर में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खुलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर अंदर आते हैं। मेहमान आ जाते हैं। रामस्वरूप उन दोनों लोगों का स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर आमने सामने की तुलना नए ज़माने से करते हैं। अपनी आवाज़ और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत की जाए। वे शादी विवाह को एक बिजनेस मानते हैं, यानी कि उनकी इतनी ऐसी सोच है कि वो शादी को एक बिजनेस के रूप में मानते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए अंदर जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान भी हैसियत भी बुरी नहीं लगती, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं। रामस्वरूप दोनों का नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप कहते हैं कि वह तो आप खुद ही देख लीजिएगा। फिर जन्मपत्रियों के मिलान की बात चलती है। रामस्वरूप कहते हैं कि मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं। वे कहते हैं, हमें तो मैट्रिक पास बहू चाहिए, मुझे उससे नौकरी तो नहीं करानी है। इस तरह झूठ बोलकर ये शादी की जाती है और उमा के झूठ बोलकर इस शादी को करना चाहते हैं और वह अपनी लड़की को कम पढ़ा लिखा बताते हैं। उमा को बुलाने पर वह सिर झुकाकर हाथ में पानी की तस्तरी लेकर आती है। उमा के पहने चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों ही साथ बोलते हैं, चश्मा। रामस्वरूप उमा के चश्मा लगाने की वजह को भी झूठ बताते हैं। दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल और चेहरे की छवि देखते हुए गाने बजाने के बारे में पूछते हैं। तब उमा सितार उठाकर गीत सुनाती है और उमा की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो वह उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है। अचानक वो बैठे लड़के को पहचान लेती है और गाना बजाना बंद कर देती है। फिर उमा से गोपाल प्रसाद उसकी पेंटिंग सिलाई के बारे में पूछते हैं तो उसका उत्तर रामस्वरूप दे देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में पूछते हैं हुए उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा को ही जवाब देने के लिए कहते हैं और मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बेची जाती हैं तब दुकानदार मेज़ कुर्सी से कुछ नहीं पूछता है, केवल खरीदार को दिखा देता है। इन शब्दों के साथ उमा ने जवाब दिया, पसंद आ जाता है तो अच्छा, वरना रामस्वरूप क्रोधित होकर उमा को डांटने लगते हैं। तभी उमा के ऐसे जवाब पर रामस्वरूप अपनी बेटी को डांटने लगते हैं। वो कहती है कि हम तो क्या हैं। उसके ऐसे उत्तर से रामस्वरूप बहुत नाराज़ हो जाते हैं और वह उसको डांटते हैं कि इस तरह का उत्तर क्यों दिया। उमा बोलती है, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये तो महाशय मुझे खरीदने के लिए आए हैं, ज़रा इनसे भी तो पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती है। गोपाल प्रसाद गुस्से में आकर रामस्वरूप बाबू से कहते हैं कि क्या आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। तभी उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि आप इतनी देर से मेरी नाप तोल कर रहे हैं,
इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि वो अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रही थी। यानी कि उमा को पता था कि उनका जो लड़का था वह खुद ही एक गलत तरीके का लड़का था और ये वहाँ से कैसे भगाए गए थे, कैसे पुलिस वालों ने वहाँ से उसको भगाया था, उमा पहचान गई थी। गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं कि तो क्या हुआ, कॉलेज में पढ़ी हो? उमा बोलती है, हाँ मैं पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। मैंने न तो कोई चोरी की और न ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झांक कर कायरता का प्रदर्शन किया। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और राम स्वरूप को बुरा भला कहते हुए अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। यानी कि उमा ने हिम्मत रखकर अपने जो भी उसको पता था उस लड़के के बारे में उसने सब बोल दिया, जिससे कि वह गुस्सा हो जाए। उमा पीछे से कहती है कि जाइए, ज़रूर जाइए, घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। यानी कि रीढ़ की हड्डी से ही हमारा पूरा शरीर क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो उसने एक जवाब के तौर पर कहा कि आप अपने बेटे की रीढ़ की हड्डी का पता करें। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है। उमा रो रही है, यह सुनकर राम स्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आते हुए बोलता है, बाबूजी मक्खन। सभी उसकी तरफ देखते हैं और यह एकांकी समाप्त हो जाती है। तो इस एकांकी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें इन रूढ़िवादिताओं को ख़त्म करना चाहिए और समाज की इन बुराइयों को हमें दूर करना चाहिए।